everyone. Class 9 chapter 4 in the kingdom of fools. मूर्खों का राज्य। तो मूर्खों का राज्य कैसा होगा, राजा कैसा होगा, मूर्खों पे कौन कंट्रोल कर पाएगा और इसका कंक्लूजन क्या होगा, एंड में क्या होगा भाई। मूर्खों जैसा ही बना रहेगा या कुछ चेंज आएगा, क्या होगा। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लास्ट तक आप जरूर बने रहें ताकि आप स्टोरी का बहुत अच्छे से एंजॉय कर सके और समझ सके। तो क्या है भाई, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में राजा भी मूर्ख और मंत्री भी मूर्ख। भाई वो मूर्ख है तो कुछ भी नियम बना सकते हैं। तो उन्होंने नियम क्या बनाया, उन्होंने नियम बनाया कि भाई दिन के समय तो सभी काम करेंगे, सॉरी उल्टा बोल गई मैं। उन्होंने नियम बनाया भाई दिन के समय तो सभी सोएंगे और रात होते होते सभी लोग काम करेंगे। ठीक है, कि जैसे कि अंधेरा छुपा तो वैसे ही सारे काम स्टार्ट हो जाएंगे। सभी लोग अपनी मजदूरी वगैरह, खेत खलिहान का काम है, सभी अपने के दुकान वगैरह खोल के बैठ जाएंगे। और जैसे सूर्य उदय हुआ सुबह के टाइम पर, वैसे ही सब अपने बिस्तर पकड़ लेंगे, सभी सो जाएंगे। उन्होंने ये कानून लागू कर दिया अपने राज्य में और सभी लोगों ने उनके कानून को माना, फॉलो भी किया। यहाँ तक कि उन्होंने जानवरों को भी दिन में सोना सिखा दिया और रात में जगना सिखा दिया। ठीक है, लेकिन एक दिन क्या हुआ उनके राज्य में क्या हुआ, एक शिष्य और एक गुरु आए। दो लोग आए, बाहर से आए, वो सुबह के आए हुए थे। उन्होंने देखा, सुबह से वो देख रहे हैं भाई, सुबह से उन्होंने देखा कुछ भी नहीं है, सब बंद पड़ा हुआ है, सब सो रहे हैं। अब भाई सुबह से सब बंद पड़ा है, सो रहे हैं, तो वो तो भाई भूखे थे। शाम होते होते उन्होंने देखा भाई खोखे वगैरह चालू हो गए, दुकान वगैरह चालू हो गए। फिर उन्होंने कुछ दुकान पे गए और दुकान पे कुछ चीज ली। तो उन्होंने वहां पे एक चीज पता की कि भाई ये तो ऐसी दुकान है जहाँ पर हर चीज एक डुड्डू का ही है। डुड्डू मतलब किसी भी चीज की कीमत एक डुड्डू है, चाहे तुम केले ले लो, चावल ले लो, कुछ भी ले लो, सबकी प्राइस एक डुड्डू है। भाई वो दोनों बहुत खुश हो गए कि ऐसा देश तो, ऐसा राज्य तो भाई हमने कभी देखा नहीं है कि दिन में तो सब सोए पड़े हैं और राज्य में और रात में भाई सभी लोग जग रहे हैं, काम धंधा सभी लोगों का चल रहा है और वो भी इतना सस्ता, एक डुड्डू में सब चीज है ना। तो शिष्य ने और गुरु ने भाई अपना सामान खरीदा, खाना बनाया और वो खाए, अपना खुश हो गए। लेकिन गुरु को तो सभी जानते हैं, गुरु तो भाई दिमाग से बुद्धिमान होते हैं। गुरु ने भाई अंदाजा लगा लिया, जिवाला देश, जिवाला शहर मुझे ऐसा लग रहा है, जिवाला राज्य मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूर्खों का राज्य है। लेकिन भाई शिष्य को कुछ नहीं, शिष्य को तो भाई मजा आ गए, उसे खाने को सस्ते में सस्ता, बढ़िया से बढ़िया, उसे तो भाई बहुत बढ़िया लगा। अब गुरु बोलने लगे भाई आप यहाँ से निकल लो, क्योंकि ये मूर्खों का राज्य है, ज्यादा समय तक ये राज्य नहीं चल सकता। जो ये चल रहा है ना, ये ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। लेकिन शिष्य नहीं माना, शिष्य बोला नहीं गुरुदेव, यहीं रहते हैं, यहाँ पे बहुत बढ़िया है, एक डुड्डू में सब चीज मिलती है, खाओ पियो मस्त रहो, यहीं पे रहते हैं। लेकिन गुरु ने उससे बार बार चेतावनी दी, भाई चलो यहाँ से, ये मूर्खों का राज्य है। लेकिन शिष्य नहीं गुरुदेव। अंत में गुरु परेशान हो गए, गुरु ने कहा भाड़ में जा। गुरु ने समझाना बंद कर दिया, गुरु चले गए। गुरु ने लेकिन उसे चेतावनी दे गए कि भाई मूर्खों का राज्य है, तेरे साथ यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो वो बोला ठीक है कुछ भी। तो गुरुदेव भाई चले गए। अब भाई वो तो बहुत कुछ अपना खाया पिया, दाल चावल वगैरह एक एक डुड्डू में लिया, सुबह से शाम तक खाया और वही पड़े रहे और सांड की तरह मोटा हो गया वो तो अपना, है ना। एक दिन क्या हुआ भाई, दोपहरी का समय था, दोपहर में तो सभी सोते हैं। एक चोर आया, एक अमीर व्यक्ति के घर पे सेंध लगा के दीवार में उसने छेद किया और दीवार में छेद करके भाई घर में कूद गया, चोरी वोरी की सब माल लूट के वो जाने लगा। तैसे ही उसका बाहर निकलना हुआ, जो व्यापारी थी, जो अमीर आदमी की जो दीवार थी वो टूट गई और उस चोर के ऊपर गिर गई और वो चोर वहीं की वहीं खत्म हो गया, वो चोर वहीं की वहीं मर गया। उस चोर का बड़ा भाई भागते भागते आया भाई राजा के पास, राजा मेरे भाई अपना जो डेली का काम है भाई चोरी कर रहा था और उस अमीर आदमी की दीवार, कमजोर दीवार मेरे भाई पर गिर गई और मेरे भाई की मृत्यु हो गई, मुझे न्याय चाहिए, मुझे आप न्याय दो। तो राजा बोलता अरे हाँ जी बात सही बोल रहा है, इसका भाई निरपराध था, इसकी कोई अपराध नहीं है, दीवार गिरने से इसकी मृत्यु हो गई, बुला के लाओ उस
अमीर व्यक्ति को बुला के लाओ, उस व्यापारी को बुला के लाए। तो राजा उस व्यापारी से बोलता है ना, कि तुमने दीवार इतनी कमजोर बनवाई, इतनी कच्ची दीवार बनवाई कि तुम्हारी दीवार गिरने के कारण इसके भाई की मृत्यु हो गई। तुम अपराधी हो, तुम्हें मौत की सजा मिलेगी, तुम्हें सजा मिलेगी। तो व्यापारी भैया हाथ जोड़ लिया, व्यापारी ने हाथ जोड़ लिया, भाई सुनो मेरी बात सुनो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। जी वाली जो दीवार है ना, जी मेरे पिताजी के समय बनी थी, और जी वाली दीवार मेरे पिताजी के समय एक मिस्त्री ने बनाई थी, इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें मिस्त्री की गलती है कि भाई उसने दीवार को मजबूत और टिकाऊ नहीं बनाया, इसमें मेरी गलती नहीं है। राजा बोलता है हाँ जी सही बोल रहा है, इसमें इसकी गलती नहीं है, इसमें गलती किसकी है, इसमें उस मिस्त्री की गलती है। उस मिस्त्री को कौन जानता है? फिर उसने तब तक व्यापारी बोला मैं जानता हूँ मिस्त्री को, अब वो बूढ़ा हो गया होगा, है ना। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और मिस्त्री को बुलवाया। फिर मिस्त्री को बुलवा के मिस्त्री से बोलते हैं तुमने ये दीवार इतनी कमजोर बनाई, तुम्हारी दीवार गिरने से इसके भाई की हत्या हो गई और तुम इसके हत्यारे हो, इसके भाई के, तुम्हें सजा मिलेगी। वो सजा सुनाने वाला होता है जब तक मिस्त्री उसके भाई हाथ जोड़ लेता है कि साफ मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, महाराज मेरी गलती है, लेकिन मैंने दीवार बनाई, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जिस टाइम पे मैं दीवार बना रहा था, एक जो नर्तक है जो नाचने वाली थी, मेरा दीवार बना रहा था, लेकिन वो नाचने वाली गली के पैरों में पंजे पहन के गली में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। तो मेरा जो मन था, जो मेरा दिमाग था, वो दीवार बनाने पे नहीं लगा, मेरा मन उस नर्तिका को देखने में लग गया, मेरा दिमाग वहां लग गया, तो मैं आपकी दीवार कच्ची बन गई। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें उस नर्तकी की गलती है जो गली में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी, तो मेरा दिमाग वहां चला गया। अब राजा बोलता हाँ ये मामला तो बहुत पेचीदा होता जा रहा है, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, ये मामला कोई इतना आसान थोड़ा ना है कि हर कोई इसे सॉल्व कर दे, हर कोई। अब ठीक है इसे छोड़ो, उस नर्तक को बुला के लेके आओ। तो भाई वो नर्तक को बुला के लेके आया, वो भी भाई बूढ़ी हो चुकी थी, भाई उसके भी हाथ पैर वो कप आ रहे थे क्योंकि उसके पिताजी के टाइम की थी। तो फिर वो बोलता है कि तुमने इस मिस्त्री को जानती हो? तो वो बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, कि तुमने मिस्त्री अपनी दीवार बना रहा था और तुम गली के चक्कर लगा रही थी, उसके कारण मिस्त्री का दीवार पे से ध्यान भटका और उसने कच्ची दीवार बनाई और इस आदमी और इसके भाई की मृत्यु हो गई। इसकी भाई की मृत्यु की गुनहगार तुम हो, तुम्हें सजा मिलेगी, तुम हत्यारे हो। लेकिन तब तक वो हाथ जोड़ने लगी, नहीं साहब मुझे भी माफ कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे को चक्कर सिर्फ इसलिए लगाने पड़े क्योंकि एक सुनार की दुकान है, मैंने उसको आभूषण बनाने के लिए दिए थे, कुछ भाई गोल्ड का सामान बना के लेके आओ, लेकिन उस सुनार ने मेरे से बहुत चक्कर लगवा लिए, भाई दर्जनों चक्कर अपने घर से दुकान तक, दुकान से घर तक लगवाता रहा, उसकी वजह से मैं चक्कर पे चक्कर लगाती रही, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तो उस सुनार की गलती है, आप उस सुनार को पकड़ो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। भाई सुनार तो दुबक गया क्योंकि सुनार ने जैसी खबर सुनी कि भाई अब सुनार की बारी आ गई, फिर उसके सैनिक गए, भाई सभी सुनार को पकड़ के ले आए, भाई तू चल अब, है ना, गलती दे रही है, सुनार आ गया। तब तक राजा बोलता है उससे, सुनार आ गया, फिर राजा सुनार से बोलने लगा, भाई तुम्हारी वजह से इस आदमी की हत्या हुई, तुमने इस औरत के, इस नर्तकी के आभूषण को टाइम पे बना के नहीं दिया, जिससे ये नर्तकी चक्कर लगाती रही और दीवार नहीं सही से बनी और इसके भाई की मृत्यु हो गई। तुम इसके अपराधी हो, इसके भाई की मृत्यु को मैं तुम्हें दंड देता हूँ, फांसी की सजा। मतलब बोलने वाला था, तब तक भाई सुनार भी हाथ जोड़ने पे आ गया, भाई सरकार महाराज मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मेरे को एक धनी व्यक्ति, एक पैसे वाला व्यक्ति, एक रिच व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति मेरे को कुछ आभूषण बनाने के लिए दे गया था क्योंकि उसके घर में शादी थी, तो उसको वो आभूषण समय पे चाहिए थे। और आपको तो पता है कि जो पैसे वाले लोग होते हैं, धनी लोग होते हैं, वो कितने व्याकुल, कितने जल्दी होते हैं अपने काम के लिए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आपको यदि पनिश करना है, यदि गुनाहगार है तो फिर वो वही है, धनी व्यक्ति, व्यापारी है। फिर राजा को लगा हाँ ये बात सही कह रहा है। अब लास्ट में चोर पकड़ा गया, लास्ट में पकड़ा गया, किसकी गलती है, लेके आओ उसको, अब व्यापारी को, धनी व्यक्ति को, जिसने इसकी दीवार नहीं बनाने दी। भाई धनी व्यक्ति कौन? धनी व्यक्ति वही व्यक्ति थी जिसकी घर की दीवार टूटी थी,
वही व्यक्ति था कि जिसके घर की दीवार, लास्ट में वही आ गया उठ के, है ना। तो वो बोला मेरे को तो पहले ही से पता था। राजा बोलता है उससे, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम ही हो, मुझे तो तुम्हारी शक्ल देख के ही लग रहा था कि तुमने ही कुछ गड़बड़ किया है। तो फिर वो धनी व्यक्ति, है ना, वही धनी व्यक्ति जिसके घर की दीवार टूटी, वो भी राजा के हाथ जोड़ने लगा, महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये दीवार मेरे पिताजी ने बनवाई, भाई मैंने नहीं बनवाई, इसमें मेरे पिताजी की गलती है। लेकिन अब वो खत्म हो गए, अब उनका देहांत हो गया है, अब वो मेरे पिताजी नहीं रहे। तो राजा बोलता है हाँ ये तो पेची सा मामला है। फिर राजा अपने सैनिक से क्या करता है, इस चीज में राय लेता है, बातचीत करता है, और फिर वो अंत में निर्णय जो उसका डिसीजन होता है वो लेता है। देखो तुम्हारे पिताजी की संपत्ति पे तुम्हारा अधिकार है, ठीक है, उसने जो किया सब तुम्हारा अधिकार है, तो उसके पाप पे भी तुम्हारा अधिकार होगा, तो उसके बलदे की मृत्यु भी तुम्हें ही मिलेगी। तो और उसको व्यापारी को फांसी की सजा सुना दी कि इस व्यापारी को फांसी की सजा मिलेगी, फांसी का फंदा तैयार करो। तो जो उसके सैनिक वगैरह थे, जो भी राज करते, वो फांसी का तख्ता जो होता है ना फांसी लगाने के लिए, वो व्यापारी के लिए बनाने लगे, है ना, निकोली वकोली टांग टूंग के वो फांसी का बनाने लगे। लेकिन वहां जो फांसी का बना रहे थे तख्ता, तो उन्हें ये लगा भाई ये तो बहुत कमजोर व्यक्ति है, फांसी पे जो तो फिट ही नहीं आएगा, इसकी गर्दन तो पतली सी है भैया, गर्दन ही नहीं घुसे, गर्दन तो उसमें कोई फांसी लगी नहीं पाएगी। तो उसने ये वाली बात राजा महाराजा को बताई कि राजा महाराजा फांसी के लिए कोई मोटा ताजी इंसान होना चाहिए, ये तो पतला दुबला कमजोर इंसान है, ये तो फांसी पे फिट नहीं बैठेगा। तो महाराज ने बोला भाई आदेश तो हो गया है, अब किसी ना किसी को तो मरना पड़ेगा ही। तो राजा महाराजा ने क्या आदेश दिया, राजा महाराजा ने आदेश दिया जाओ राज्य में ढूंढो और जो मोटा ताजी आदमी हो, जो इस रस्सी के लिए फिट हो, उसको पकड़ के लेके आओ और फांसी के फंदे पर हम उसी को फांसी देंगे। तो भाई राज्य में ढूंढने पे कौन मोटा ताजा आदमी मिला, भाई वही शिष्य मिला जिसका गुरु उसे छोड़ के गए थे। वही शिष्य खा पी के मोटा हो गया, वो पकड़ के ले आए, भाई ये फांसी पे चढ़ेगा, उसको लेके फांसी के तख्ते पे खड़ा कर दिया, है ना। तो उसको शिष्य को फांसी के तख्ते पे खड़ा कर दिया। अब अंत समय है उसका, भाई फांसी का तख्ता सामने, उसका अंत समय है, वो आंख बंद करके अपने गुरु की चेतावनी को याद कर रहा है। उसके गुरु ने चेतावनी दी थी ना कि ये मूर्खों का शहर है ना, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, मूर्खों का राज्य। तो वो अपने गुरु की बात को याद करता है और अपने अंतरात्मा से अपने गुरु को आवाज देता है कि गुरुदेव बचाओ, आओ गुरुदेव बचाओ। वो अपने गुरुदेव को आवाज देता है। उसके गुरुदेव में कुछ शक्तियां थी, कुछ बोलते हैं ना जो भारी पावर होती हैं, कुछ शक्तियां थी जो भूत वर्तमान भविष्य को पता कर लेती थी। तो उसकी आवाज सुन के एकदम गुरु ने उसकी आवाज सुनी, तो गुरु समझ गए कि भाई मेरा शिष्य मुसीबत में है, जो सिर्फ खाने के लालच में वहां रुक गया। एकदम गुरु वहां पर आके खड़े हो गए, एकदम गुरु वहां पधार गए। तो गुरु ने एकदम राजा से बोला, तो गुरु ने एकदम लताड़ लगाई, पहले तो भाई शिष्य को लताड़ लगाई और कुछ बोला धीमे से। फिर राजा को बोला गुरु ने, एक बात बताओ, गुरु बड़ा कि शिष्य बड़ा? राजा बोलता है गुरु बड़ा। तो वो बोलता है तो फिर गुरु को फांसी दो, शिष्य को नहीं। जब तक शिष्य और धार लगाने लगा, नहीं 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 मेरे गुरु को नहीं, मुझे ही फांसी पे लटकाओ, है ना। लेकिन फिर गुरु बोलो मुझे लटकाओ फांसी पे। गुरु और शिष्य में दोनों में इस बात पे बहस होने लगी कि नहीं पहले मैं फांसी पे, शिष्य बोलता है नहीं पहले मैं फांसी पर। लेकिन राजा बड़ा आश्चर्य हो गया। राजा ने बोला ऐसा क्या है भाई कि आपस में फांसी के लिए लड़ रहे हैं जो दोनों। फिर राजा ने गुरु से बोला कि ऐसा क्या है तुम फांसी के लिए लड़ रहे हो। तो गुरु बोलता है राजा से कि मैं बताऊंगा तुम्हें, ये रहस्य मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि सबसे पहले तुम मुझे फांसी के फंदे पर लटकाओगे। तो राजा बोलता है गुरु से ठीक है मैं तुम्हें वचन देता हूँ, सबसे पहले मैं तुम्हें ही फांसी के फंदे पर लटकाऊंगा। तो गुरु बोलता है राजा से कि भैया कि राजन कि मेरे को तो भाई यहाँ पे क्या है ना बहुत भ्रमण कर लिया मैंने, लेकिन तुम्हारे जैसा राज्य मैंने कहीं भी नहीं देखा, है ना। और जो तुम्हारा जो फांसी का फंदा है वो तुम्हारा न्याय का फंदा है, न्याय देवता है। इस पे पहले कभी किसी को दंड नहीं मिला, फांसी नहीं मिली।
यदि मैं इस फांसी पे तख्ते पे चढ़ जाऊंगा, पहले मुझे फांसी लग जाएगी, तो मैं अगले जन्म में इसी देश का मैं राजा बन जाऊंगा, और जो दूसरे नंबर पे फांसी पे चढ़ेगा वो इस देश का मंत्री बन जाएगा। गुरु बोलता है मुझे बहुत समय हो गया सन्यास करते करते, अब मेरे पे सन्यास वाली जिंदगी नहीं जी जा सकती, अब मैं राजा बनूंगा और मेरा शिष्य ये मंत्री बन जाएगा। अब मुझे फांसी पर उस पर चढ़ा दो और मेरे शिष्य को मेरे बाद चढ़ा देना, तो मैं राजा और ये मंत्री बन जाएगा आपके राज्य का अगले जन्म में। मतलब तो एकदम राजा का दिमाग वहीं से सनक गया। राजा बोलता है नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई, है मेरा राज अगले जन्म में भी मैं ही राजा बनना चाहूंगा इसका, ऐसा थोड़ा ना अपना राज किसी को भी सौंप दूं मैं। फिर राजा ने भाई वहीं रोक दी एक दिन के लिए, उसको फांसी का प्रोग्राम को वही रोक दिया, भाई स्थगित करो एक दिन, कल देखते हैं फांसी, आज खत्म। फिर राजा ने बाद में मंत्री से बोला भाई ऐसे ऐसे बात है, जो मुनि है ना, गुरु है, वो तो कभी झूठ बोलते नहीं है, ऋषि मुनि ऋषि है वो तो कभी झूठ बोलेंगे नहीं। उन्होंने ऐसा बोला है कि जो फांसी पे पहले जाएगा वो इस देश का, इस राज्य का राजा बनेगा, दूसरे नंबर पे मंत्री बनेगा। तो फिर गुरु ने बोला तो ठीक है। तो फिर गुरु ने बोला जो फांसी देने वाले होते हैं वहां पे गए रात में उनसे बोला देखो जो पहले नंबर पे आए उसे फांसी पे लटका देना, और जो दूसरे पे आए उसे बाद में लटका देना। राजा और मंत्री ने दोनों ने सलाह कर ली भाई, और इधर की साइड उन्होंने क्या किया, गुरु को और शिष्य को दोनों को ही छोड़ दिया। राजा खुद गुरु के वेशभूषा बना के चला गया, तो पहले गुरु को फांसी दे दी, फिर उसका मंत्री शिष्य की वेशभूषा बना के चला गया, फिर शिष्य को फांसी दे दी। जैसे सुबह उठे और जो उनकी डेड बॉडी होती है ना चील कौओं को डाली, तो भाई राज्य में तो बहुत ज्यादा हवला तबड़ी, बहुत ज्यादा भाई रोना धोना मच गया कि भाई राजा भी चला गया, मंत्री भी चला गया, अब हमारा राज्य कैसे संभलेगा, कैसे क्या होगा। वो भविष्य की अपनी चिंता करने लग गए। लेकिन इतनी देर में क्या हुआ, वो भविष्य की चिंता करने लगे, उन्होंने दिमाग में आया भाई गुरु और शिष्य कहाँ है, उन्हें पकड़ के लेके आओ। गुरु और शिष्य के पास गए, तब तक वो अपनी भाई जाने की पैकिंग कर रहे थे, जाने की तैयारी कर रहे थे। गुरु शिष्य को पकड़ के लेके आओ, गुरु शिष्य को पकड़ के लेके आए, है ना। तो फिर बहुत सारे लोगों ने फिर उन्हें राजा भी चाहिए था, मंत्री भी चाहिए था। बहुत सारे लोगों ने गुरु से बोला, शिष्य से बोला कि तुम ही हमारे राज्य के राजा और तुम ही हमारे राज्य के मंत्री बन जाओ। भाई शिष्य तो बहुत जल्दी मान गया मंत्री बनने के लिए, लेकिन गुरु को मनाने में थोड़ा टाइम लगा। लेकिन गुरु ने फिर बोला कि ठीक है मैं राजा बनूंगा तुम्हारे राज्य का, पर मेरी शर्त रहेगी। मेरी शर्त ये है भाई, दिन को दिन ही रहेगा और रात को रात ही रहेगा, और जो एक डुड्डू चल रहा है ना वैसे कुछ भी नहीं होगा, सारे कायदे कानून बदले जाएंगे। तो अंत में गुरु और शिष्य राजा और मंत्री बन गए। गुरु बहुत बुद्धिमान थे, इसलिए उन्होंने मूर्ख राजा पर विजय पाली, कंट्रोल कर लिया। यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।